एजाइल डेवलपमेंट या एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, और इसमें जो चेंज है, कोई भी परिवर्तन आता है लेटर स्टेजेस में, यानी कि डिजाइन के बाद में भी एक्सेप्टेबल होता है और बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है इंक्रीमेंटल वे में है, उसको फटाफट दिया जाता है यूजर को। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इसी का एक प्रारूप है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या हुआ? सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है। ये जो केंट बेक साहब है, इन्होंने अपने सेमिनल वर्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम, उसमें इन्होंने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत बढ़िया चीजें बताई और उसके तहत हम आज जानते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है। वो फॉलो होता है इंडस्ट्री में। इसका एक वेरिएंट है जिसको हम इंडस्ट्रियल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये बहुत बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े ऐसी कंपनीज, वहां पर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रोसेस जो होंगे, जैसे अगर आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग लगाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सबसे पहली चीज इसमें शुरू होता है प्लानिंग गेम कहते हैं प्लानिंग एक्टिविटी को। इसको प्लानिंग गेम कहा जाता है। ये बेसिकली लिसनिंग होता है, सुनना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करती है। इस जमाने में सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रही थी, यूएमएल का इजाद हुआ था, यानी कि सब चीजें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती थी। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसमें लिया जाता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि प्लानिंग गेम कहते हैं प्लानिंग एक्टिविटी को। यहां पर मेन चीज है कि आप सुनते हैं, आप एज ए डेवलपर यूजर की बात को सुनते हैं। जब यूजर की बात सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको एक्चुअल आउटपुट क्या चाहिए, वो क्या चाह रहा है इस काम से, उसको क्या इसमें फंक्शनैलिटी और फीचर चाहिए, कौन से बटन कहां चाहिए, कौन से मेन्यू बटन चाहिए, क्या ऐप में उसको अलग अलग फंक्शन चाहिए, ये वो बताएगा आपको। तो यहां पर आपको सुनना पड़ेगा। और जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही देखिएगा, सुनने के बाद यूजर स्टोरीज बनाएंगे, क्योंकि आप सुन चुके हैं। तो यूजर स्टोरीज बनाएंगे। यूजर स्टोरीज होंगी क्या? यूजर स्टोरीज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर काम, इसका एक आउटपुट होगा और ये कुछ फंक्शन और फंक्शनैलिटी और फीचर आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर चीज, एक यूजर स्टोरी ये काम करेगी। ऐसी एक यूजर स्टोरी होगी, ये यूजर स्टोरी 1 है, यूजर स्टोरी 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे, क्योंकि आप सुन चुके हैं यूजर क्या चाहता है। इसका भी कुछ आउटपुट होगा, इसके भी कुछ फंक्शन होंगे, कुछ फीचर्स होंगे। अब इसमें यह बात आती है कि हर एक स्टोरी को जो भी कस्टमर ने लिखा है उसको आप इंडेक्स कार्ड पे दर्ज करेंगे। अब इंडेक्स कार्ड क्या है, इसको थोड़ा देखिए। इस इंडेक्स कार्ड में सीधी सी बात यह है कि यूजर क्या चाहता है, वो किस बात पे एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आपसे वो खेत मांग रहा है और खलिहान दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी समझ लीजिए। अब ये जो यूजर स्टोरीज आपने बनाई है, इसको कस्टमर रैंकिंग देगा। रैंकिंग मतलब प्रायोरिटी देगा कि मुझे पहले कौन सा चाहिए, बाद में कौन सा चाहिए। मान लीजिए यूजर स्टोरी 1 और 2 आपने नाम लिखा, यूजर कहता है मुझे पहले ये चाहिए, तो उसने प्रायोरिटी इसको दे दी है 1 और इसको दे दी है 2। तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप हर एक का कॉस्ट निकालेंगे कि इस यूजर स्टोरी को करने के लिए, या फिर इस काम, यूजर स्टोरी को छोड़ दीजिए, बस काम समझिए। ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी डालनी है, इसके लिए कितना समय लगने वाला है, इस फंक्शनैलिटी के लिए कितना समय लगने वाला है। मान लीजिए ये जो प्रायोरिटी 1 दी है उसको 5 वीक लग रहे हैं, इसको आपके 2 वीक लग रहे हैं। तो ये जो 5 वीक वाला है थोड़ा ज्यादा हो गया। आप क्या करेंगे, हर एक का कॉस्ट नापेंगे वीक्स के हिसाब से। और वीक अगर 5 वीक है तो आप उससे कहेंगे, यूजर के पास जाएंगे, उससे फिर बात करेंगे, बोलेंगे ये जो 5 वीक है ना, ये यूजर स्टोरी 2 जो है इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, 2 भाग में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ये ऐड का फंक्शन है और ये फैक्टोरियल का फंक्शन है। तो आपने एक साथ इसको कर दिया था, यहां पर ऐड और फंक्शन फैक्टोरियल का दोनों एक साथ कर दिया था। अब यूजर के पास गया, यूजर ने कहा ठीक है ऐड का अलग कर दो, फैक्टोरियल का अलग कर दो। ये आपका 2.5 वीक में बन जाएगा, ये आपका 2.5 वीक में बन जाएगा। तो 5 वीक का मतलब 3 वीक से कम हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से इसका कॉस्ट एस्टिमेट और वो सब चीजें दोबारा होंगी। हर एक स्टोरी बार बार कभी भी लिखी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिजाइन के बाद भी कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो आप प्लानिंग गेम के तहत ही उसको सुनते हैं और यूजर स्टोरी बनती है, तो आपको उसको इसमें एक तरीके से आत्मसात करना पड़ेगा, यानी उसको सुनना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, एक कमिटमेंट हो गया, क्योंकि अब यूजर स्टोरी बन गई, प्रायोरिटी डाल दी उन्होंने और आपने डिसाइड कर लिया 3 वीक या इसके कम में हम बना लेंगे। यहां पर जो एक्सपी टीम है उसके पास स्टोरीज आ गई, आपको उनको सी बनानी है। अब वो उसको कैसे ऑर्डर करेगा, देखिए यूजर के हिसाब से तो वो उसने प्रायोरिटी दे दी है। अब जो एक बार यूजर और डेवलपर के बीच में बात तय हो गई, तो अब इसको एक्सपी टीम कैसे करेगी। वो ये कर सकती है कि सारी की सारी जितनी भी स्टोरीज, यूजर स्टोरीज आपने लिखी है, बेसिकली फंक्शनैलिटी है ये और कुछ नहीं है। जो भी फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर में देनी है या फिर ऐप में देनी है, वो फटाफट वो कर ले, कुछ ही वीक्स में या 1 आध महीने के अंदर फटाफट कर ले। या फिर वो क्या करे कि जिस स्टोरी की हाईएस्ट वैल्यू है ना, मतलब प्रायोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा, उसको वो सबसे पहले करे, वो
एक्सपी टीम डिसाइड करेगी। या ये कह सकती है कि ये हो सकता है कि जो स्टोरीज सबसे रिस्की हो, जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम इन्वॉल्व हो, इसको सबसे पहले किया जाए। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये एक्सपी टीम, एक्सपी मैनेजर जो होगा वो डिसाइड करता है कि हमको कौन सा करना है। लेकिन ये तीनों उसके दिमाग में होंगे कि कौन सा मुझे पहले करना है। हो सकता है आप पहले ये वाला काम कर ले और मैं पहले ये वाला काम कर लूं। अगर मेरी कंपनी अलग है तो मैं ये पहले कर सकता हूं। अब जैसे ही आपने पहला इंक्रीमेंट दिया, यानी कि यूजर स्टोरीज के साथ मान लीजिए 3 वीक में, 4 वीक में, आपने एक पूरा ऑपरेशनल कुछ फंक्शनलिटी के साथ उसको यूजर को आपने एक इंक्रीमेंट या कहेंगे रिलीज दिया, वर्जन मान लीजिए 1 है, आपने दे दिया। उसके बाद आप खुद ही एक्सपी टीम जो होगी, जो लोग जिसमें प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोग्राम लीडर है, जो भी लोग हैं, वो सब डिसाइड करेंगे और नापेंगे कि प्रोजेक्ट की वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से बढ़ रहा है। वेलोसिटी या वेग का केवल यही मतलब है कि कितने तेजी से जो कस्टमर की स्टोरीज आपने बनाई थी वो पहली रिलीज में, जैसे जो यूजर स्टोरीज आपने मान लीजिए ये इंप्लीमेंट की है, ये कितनी तेजी से की है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ये वेलोसिटी क्यों निकालना है? इससे पता लगेगा कि भैया अब हमने जो पहला दिया है, अब हम दूसरा रिलीज कब तक दे पाएंगे। इससे ये पता चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा क्या हमने यूजर को ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। मान लीजिए 1 साल का आपको काम मिला है और 50 फंक्शनलिटी आपको देनी है, आपने 10 फंक्शनलिटी मान लीजिए 3 महीने में दी, तो क्या आप पूरी कर पाएंगे या मुझे आगे चल के कुछ कम करना पड़ेगा? तो ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया यूजर को, हाँ सर सब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कर दिया। ये इससे प्रोजेक्ट वेलोसिटी निकालने से पता चलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, कस्टमर इसमें स्टोरी डाल सकता है, कस्टमर को चेंज कर सकता है, बल्कि स्टोरीज को हटा भी सकता है। वो कहता है कि आपने जो इंप्लीमेंट किया ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब वो हो सकता है 6 महीने बाद ये कहे कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो एक्सपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है आपकी KIS प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल। हर चीज सिंप्लिसिटी की बात होती है जब हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एक्सपी का डिजाइन ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी। तो सिंपल, ये कहते हैं कि भाई इतना ज्यादा डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है, आप इजी डिजाइन बनाइए, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसका समझना हमारे लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। इजी बनाइए। तो यहां पर क्या होता है कि ये डिजाइन बना के कोडिंग जो होती है, जो एक्चुअल कोडिंग होगी, हमारे जो पुराने जो कंटेम्प्रेरी या फिर कहें कि ट्रिवियल तरीके के जितने भी मॉडल्स थे, उसमें हम डिजाइन बनाते थे, कोडिंग डिजाइन के हिसाब से होती थी, जो भी डिजाइन बनाया उसके हिसाब से कोडिंग होती थी। यहां पर क्या है कि जो हर एक स्टोरी के लिए डिजाइन जो हो रहा है, कोडिंग उसे गाइड कर रही है। समझे आप? तो एक्सपी क्या है, ये आपको कहती है कि भाई आप CRC कार्ड का यूज करेंगे। CRC बेसिकली क्लास, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेटर कार्ड है। इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से क्लासेस आपको चाहिए, कौन कौन सी क्लासेस जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फॉलो करती है। तो यहां पर ये CRC कार्ड का यूज करते हैं डिजाइन के लिए। ध्यान रखिए कि केवल डिजाइन में अगर आप नॉर्मल देखें तो आर्किटेक्चरल डिजाइन, कंपोनेंट डिजाइन, ये सब बनता है। यहां पर एक्सपी में केवल एक ही चीज डिजाइन होती है, मतलब डिजाइन के नाम पे एक ही चीज है, वो है केवल CRC कार्ड। और CRC कार्ड कुछ नहीं होता, एक क्लास के क्या फंक्शन होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीजें इसमें बता दी जाती है। ध्यान रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए फटाफट प्रोटोटाइप बना देते हैं। यानी अगर मान लीजिए लगा कि यार ये डिजाइन में ना कुछ दिक्कत आ रही है या डिजाइन मुश्किल हो रहा है, तो फिर इस डिजाइन का फटाफट एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। और प्रोटोटाइप मतलब वर्किंग मतलब फंक्शनल एक पार्ट सॉफ्टवेयर का बना देते हैं। और इस ऑपरेशनल प्रोटोटाइप को ही स्पाइक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि इस डिजाइन में अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई फटाफट सॉफ्टवेयर बना के चेक कर लो कि ये डिजाइन वाकई में कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है डिजाइन को एक तरीके से इवैल्यूएट करने का, उसको जज करने का। एक्सपी में रीफैक्टरिंग होती है। रीफैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन डिजाइन टेक्निक है, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन के काम भी का आती है रीफैक्टरिंग। इसमें होता यह है कि मान लीजिए कोई कोड लिखा आपने, अब ये जो कोड है या फिर एक बेसिक डिजाइन के हिसाब से कुछ कोड लिख दिया, हम पूरे कोड को बाहर के रूप से चेंज नहीं करते, हम अंदर ही, जैसे कोड पूरा वैसे ही दिखेगा, काम भी वही करेगा, हम अंदर उसे चेंज करते हैं, थोड़ा क्लीन अप करते हैं। जैसे बहुत 2 लाइन का काम एक में हो सकता है, तो क्यों 2 लाइन लिखे? बेसिकली बग्स हटाने के लिए, कोई इसमें कोई अगर ये आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके लिए रीफैक्टरिंग होती है। तो रीफैक्टरिंग आप कंस्ट्रक्शन में भी ला सकते हैं, डिजाइन में भी ला सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो सेंट्रल नोटेशन है एक्सपी का, कि डिजाइन को आप एक स्टेज ना माने। डिजाइन जो है वो कोडिंग के पहले हमेशा हुआ करती थी। एक्सपी कहता है कि जो डिजाइन है वो कोडिंग के बाद भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे रिफैक्टरिंग होती है। ये कोड को देखिए, ये भी आपका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर रहा है, ये भी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर रहा है। इसकी अगर रिफैक्टरिंग करनी है तो आप केवल एक लाइन में कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा लिख के
आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 2 लाइन की जगह आप 1 लाइन लिख सकते हैं। अभी फिलहाल यही समझिए आप। रीफैक्टरिंग का मतलब होता है कोड को साफ सुथरा क्लीन बनाना। रीफैक्टरिंग मतलब यह है कि डिजाइन कंस्ट्रक्शन के साथ चल रहा है। मैंने आपको बताया डिजाइन जो है वो ऐसा नहीं कि कोडिंग के पहले होगा, वो उसके साथ भी चल रहा है। मैंने जो शुरुआत में आपको डिजाइन के पहले बताया था कि जब हम कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, डिजाइन हमेशा कंस्ट्रक्शन को गाइड करता था। यहां पर एक्सपी प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिजाइन बनेगा। ध्यान रहेगा, अगर कंस्ट्रक्शन सही हो रहा है, यानी कि अगर आप कोडिंग सही कर पा रहे हैं डिजाइन का, इसका मतलब डिजाइन सही है। अगर आप कोडिंग सही नहीं कर पा रहे हैं, इसका उस चीज को कोड नहीं कर पा रहे ठीक से, इसका मतलब डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। कंस्ट्रक्शन मतलब यहां असली कोडिंग हो रही है। देखें, जब भी एक स्टोरी, यूजर स्टोरी बनी और आपने प्रिलिमिनरी डिजाइन बनाया, बेसिकली ये सीआरसी कार्ड के तहत होता है, उसपे क्या होगा कि हम सीधा कोडिंग करने नहीं बैठ जाते। हम सीधा कोडिंग करने नहीं बैठते। हम क्या करते हैं, इसके लिए यूनिट टेस्ट लिखेंगे। अब हम ऐसा कोड करेंगे, ऐसी कोडिंग करेंगे, यानी ऐसा कोड लिखेंगे, ऐसा C++ का, जावा का या फिर C# का, पाइथन का कोड लिखेंगे जो इस यूनिट टेस्ट को पास करे। समझ रहे हैं आप? मतलब डेवलपर को पता है कि मुझे ये यूनिट टेस्ट मुझे मिला हुआ है, इसको मुझे पास करना है, तो वो कोडिंग उसी तरीके से करेगा। एक बार जब कोड कंप्लीट होगा, फटाफट उसकी यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब एक छोटे फंक्शन की जब टेस्टिंग होती है उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो फटाफट जब आपने एक फंक्शन लिखा, उसकी टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग, आपको फटाफट पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है एक्सपी में, वो है पेयर प्रोग्रामिंग। मतलब 2 लोग एक साथ बैठ जाओ, एक को कह रहे हैं ड्राइवर, एक को कह रहे हैं नेविगेटर, दोनों साथ में बैठेंगे, मतलब 2 लोग एक ही काम पे ध्यान दे रहे हैं। एक्सपी कहती है 2 लोग एक साथ बैठे और हर बार जब भी एक वर्क स्टेशन पे बैठे और फिर उसका हर एक स्टोरी के लिए, हर एक यूजर स्टोरी के लिए कोडिंग करें। तो इससे क्या होता है कि एक आदमी तो चाहे मान लीजिए कोडिंग कर रहा होगा, दूसरा आदमी उसे देख रहा होगा कि भाई यहां कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है। वो कहेगा कि अरे भाई ये तो आपने सेमीकोलन गलत लगा दिया, अरे यार इसको ऐसे करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो एक साथ हो रही है, 2 लोग बैठ, 1 और 11 होते हैं, 2 लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साथ में जो क्वालिटी एश्योरेंस है, एक आदमी ये भी देख रहा है कि भाई जो गुणवत्ता है वो भी तो रहे। मतलब जब वो कोड लिखा जा रहा है, उसी के साथ साथ कोड का रिव्यू भी हो जा रहा है। तो इसी कोडिंग में होता यह है कि ये 2 लोग ना अपना थोड़ा अलग अलग रोल अपनाते हैं, और ये रोल कोई भी रोल अपनी बेहतरी, अपने स्किल के हिसाब से कर सकता है। हो सकता है ये जो एक बंदा है ये कोडिंग के बारे में सोच रहा हो, दूसरा कहता है कि भाई मैं कोडिंग स्टैंडर्ड के बारे में, मान लीजिए इनको मिश्रा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो ये जो एक्सपी का पार्ट हो सकता है, वो कहते हैं कि ठीक है आप ये करिए, मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचता हूं। और एक आदमी कोडिंग कर रहा है, दूसरा ये सोच रहा है कि ये देखो यूनिट टेस्ट पास करना है इस कोड को, तो मैं उसके हिसाब से सोचूं। तो होता यह है कि ये 2 के हिसाब से जब काम करते हैं तो बहुत शानदार काम हो जाता है। अब इन्होंने ये काम किया, 2 लोग यहां और बैठे हैं, 2 लोग यहां और बैठे, इनका एक कोड तैयार हुआ, इनका एक कोड तैयार हुआ, इनका एक कोड तैयार हुआ, ये तीनों कोड को मिला दिया जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हर बार जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो जो इंटरफेसिंग प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे जब लोग अलग अलग काम करते हैं और एक साथ उसको मिलाते हैं, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो यहां पर बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि फटाफट ये कोड करते हैं, मिलाया जाता है, और यही पे स्मोक टेस्टिंग के हिसाब से इसको चेक कर लिया जाता है। स्मोक टेस्टिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर कोई आप मशीन लाए और उसको आपने पावर ऑन किया और मशीन में धुआं निकल गया, इसका मतलब वो खराब है, तो ये स्मोक टेस्टिंग ही हो जाती है यहां पर कि भाई कोड हमने लगाया और शुरुआत में ही प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब प्रॉब्लम है, दोबारा इस पे काम करो भाई। अब हम टेस्टिंग पे आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यूनिट टेस्ट जो है वो शुरुआत में लिख दिए जाते हैं कोडिंग से पहले। इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है ताकि क्योंकि बार बार यूनिट टेस्ट कोड आपको चलाने हैं। मैंने कहा ना, हर बार कोड लिखेंगे, यूनिट टेस्ट चलाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि भाई, क्योंकि अब आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है ताकि हम कोड को अच्छे से, क्योंकि कोड बार बार मॉडिफाई हो रहा है, हर बार कोड को मॉडिफाई करने पर हमको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कोई कोड में चेंज करने पर कहीं और तो एरर नहीं आ गया है। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फटाफट आराम से सॉल्व करो, बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने से बेहतर है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलो, ताकि डेडलाइन मान लीजिए कल हमें जमा करना है, कल सॉफ्टवेयर देना, और आज प्रॉब्लम आ गई, इससे बेहतर यह है कि शुरुआत में सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलो। इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। यूजर ना एक्सेप्टेंस टेस्ट लिखता है, वो कहता है कि अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं मान लीजिए, और मुझे कम से कम 10 MBPS की स्पीड चाहिए, आप ये ध्यान रखेंगे कि यूजर 10 MBPS पे एक्सेप्ट करेगा इसको। अगर आप 2 MBPS की दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूजर के कुछ एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं जिसको हम कस्टमर टेस्ट कहते हैं, और एक बार आपने ये काम कर लिया तो एक्सेप्टेंस टेस्ट के हिसाब से अगर आपका ये पास हो जाता है तो आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं।